हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल क्रेजी स्मार्ट टिप्स के एक और नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम आपको लेकर के चल रहे हैं राजस्थान के एक बहुत ही खूबसूरत शहर बीकानेर। बीकानेर की दूरी राजस्थान की कैपिटल जयपुर से 330 किलोमीटर है। बीकानेर आप रोड माध्यम से, रेलवे से और फ्लाइट से आसानी से पहुंच सकते हैं। हम यहां पर अपनी कार से आए हैं। बीकानेर में काफ़ी बड़ा रेलवे जंक्शन है और यहाँ का एयरपोर्ट बीकानेर सिटी से 13 किलोमीटर दूर है, जिसे नाल एयरपोर्ट कहते हैं। लेकिन यहाँ पर लिमिटेड फ्लाइट्स ही आती हैं, तो आपको पहले मालूम करना पड़ेगा। बीकानेर को हवेलियों का शहर भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर तमाम हवेलियाँ हैं। इवन जिस होटल में हम रुके थे वो भी एक हवेली ही थी। और इसे मेलों का शहर भी कहते हैं, क्योंकि अब बहुत सारे मेले लगते हैं, जिनकी जानकारी आपको इसी वीडियो में आगे मिल जाएगी। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बीकानेर के सभी टूरिस्ट प्लेसेस का वर्चुअल टूर देंगे, यानी कि ना केवल उनके बारे में बताएंगे बल्कि उनके अंदर जाके आपको सब कुछ दिखाएंगे और उनके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन भी देंगे और प्रैक्टिकली आपको बताएंगे कहाँ कितनी टिकट लगती है, कहाँ क्या प्रिकॉशन रखने हैं, कहाँ कैमरा अलाउ है, कहाँ नहीं है, कौन से प्लेस पे आपको कैसे पहुंचना चाहिए, कौन सा प्लेस कैसी जगह पर स्थित है, कैसी लोकेलिटी है, कितना दूर है, और भी तमाम प्रकार की इन्फॉर्मेशन। यदि आप इस वीडियो में आखिर तक बने रहते हैं तो डेफिनेटली आप बीकानेर को बहुत अच्छे तरीके से जान लेंगे। तो यदि आपका प्लान भी बन रहा है राजस्थान ट्रैवल का, तो इस वीडियो को एक बार आप पूरा देख लें। इससे जस्ट पहले हमने जोधपुर शहर पर भी डिटेल वर्चुअल टूर पोस्ट किया था और उससे जस्ट पहले पुष्कर पर। इस वीडियो में हम आपको बीकानेर के नियर बाय अट्रैक्शंस भी बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अब हम अपनी हवेली से बाहर आ चुके हैं। यह है कैलाश हवेली बीकानेर, जहां हम रुके थे। अब हम बीकानेर की फेमस रामपुरिया हवेलियां देखने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले हम नाश्ता करने के लिए यहाँ का फेमस लालजी रेस्टोरेंट आए हैं। दोस्तों, यहाँ का नाश्ता, स्नैक्स और मिठाइयाँ टॉप क्लास है। रामपुरिया हवेलियाँ इस रेस्टोरेंट से पास में ही हैं। दोस्तों, रामपुरिया हवेलियाँ जूनागढ़ फोर्ट से 2.4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पीछे आप देख ही सकते हैं, यह है रामपुरिया हवेली और अब हम इसे एक्सप्लोर करने वाले हैं। अभी सुबह की 10 बज रही, तो चलिए दोस्तों चलते हैं। रामपुरिया हवेली का निर्माण कार्य महाराजा गंगा सिंह के आदेश से 1920 में शुरू हुआ था, जो करीब 5 साल तक चला। ये हवेली जो है, ये सामने से देखने पर बिल्कुल टाइटैनिक की शेप की लगती है, आप देख सकते हैं। और इस लुक के लिए लोग मेनली यहाँ पर आते हैं, यहाँ आकर के फोटोग्राफी करते हैं और बहुत सारे प्री वेडिंग शूट भी यहाँ पर होते हैं, आप देख ही सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो हवेली है 1925 में पूरी बनकर तैयार हो गई थी और इस हवेली का मालिक उस समय बीकानेर का सबसे अमीर व्यक्ति रामपुरिया परिवार था, जो कि एक व्यापारी था। इसके पीछे कहानी भी बताई जाती है, जो हम आपसे शेयर करते हैं। एक कहानी जो कि काफ़ी प्रचलित है, वो साल 1920 की है कि बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह गंग नहर का निर्माण करवा रहे थे, ताकि उनकी रियासत की प्रजा को खेती के लिए पानी मिल सके। इस नहर के निर्माण में काफ़ी पैसा खर्च हुआ, तो महाराजा ने भंवरलाल रामपुरिया नाम के एक अमीर उद्योगपति से एक बड़ी रकम उधार में मांगी और बदले में उन्हें ये हवेलियां दे दी थी। बेसिकली ये 7 हवेलियों का ग्रुप है, जो एक दूसरे से लगती हुई बनी हुई हैं। इन हवेलियों का निर्माण दुलमेरा लाल बलुआ पत्थर से किया गया है और इन पे बहुत ही अच्छी नक्काशी की गई है। बीकानेर शहर को 1000 हवेलियों का शहर भी कहते हैं और इनमें से सबसे ऊपर नाम आता है रामपुरिया हवेली का। आप देख सकते हैं कितनी बारीक कलाकारी की गई है। These हवेलीज आर स्टनिंग मिक्स ऑफ मुगल, ब्रिटिश एंड राजपूत स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। बीकानेर की छोटी छोटी गलियों से होते हुए आपको यहाँ तक पहुँचना होता है, तो रिकमेंडेड है कि आप यहाँ पे कार वगैरह लेकर के ना आए, बल्कि लोकल ट्रांसपोर्ट का यूज करें, ऑटो वगैरह हायर करके आप यहाँ पर आए। इन हवेलीज का जो ग्रुप है और यहाँ पे जो गलियाँ हैं, ये बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे कोई फॉरेन बिल्डिंग है। न्यूयॉर्क सिटी में डेल मोनिको नाम का रेस्टोरेंट है, जो कि बिल्कुल इसकी तरह ही दिखता है, लेकिन फिर भी दोनों के स्ट्रक्चर को देख करके आपको इन हवेलियों का स्ट्रक्चर ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो दोस्तों, ये हवेलियाँ देखिए इतनी बढ़िया बनाई गई हैं। नीचे दरवाजे बनाए गए हैं और ऊपर झरोके और खिड़कियाँ बनाए गए हैं। कई जगह पर ब्लू कलर से, कई जगह पर ग्रीन कलर से और कई जगह पर जो नेचुरल वुड का कलर है उसको वैसे ही छोड़ा गया है। तो ये जो कॉम्बिनेशन और मिक्सचर है, ये देख करके बहुत ही अच्छा लगता है।
आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इन हवेलियों को अभी बंद किया हुआ है, यानी कि इनके अंदर जाना अलाउ नहीं है। आप बाहर से ही इन्हें देख सकते हैं और फोटोग्राफी कर सकते हैं, इंस्टाग्राम वर्दी फ़ोटो खींच सकते हैं, प्री वेडिंग शूट इत्यादि कर सकते हैं। यहाँ पर लगभग आधा पौना घंटा हम रुके और उसके बाद हम दूसरी डेस्टिनेशन पे गए, जैन टेम्पल बीकानेर। हमारे गाइड का कहना है कि वो पिछले 30 सालों से यही काम करते आ रहे हैं। तो चलिए इस मंदिर की हिस्ट्री उन्हीं से जानते हैं। मंदिर बीकानेर में ओल्ड सिटी के अंदर स्थित है। इसका नाम है भांडेश्वर जैन टेम्पल। भांडेश्वर इसलिए है, जिसने ये मंदिर बनाया था उसका नाम था भांडा शाह। अच्छा। उसके नाम से मंदिर बना है भांडेश्वर जैन टेम्पल। ये जैनिज के 5वें ठाकुर है सुमतीनाथ जी, उनका मंदिर है। पहले ठाकुर थे इनके पार्श्वनाथ जी थे और अंतिम ठाकुर थे इनके आदिनाथ जी। अच्छा। ये 560 साल पुराना मंदिर है। बीकानेर से भी 25 साल पहले का है। अच्छा। इस मंदिर की 2 स्पेशलिटी है। एक तो इसका जो फाउंडेशन है वो घी में बनाया गया है। अच्छा। इसके फाउंडेशन में घी डाला गया 40,000 kg। मई जून में हमारे यहाँ आज भी जब बीकानेर टेम्परेचर 50 डिग्री होता है तो आज भी वो घी जमीन से बाहर आता है थोड़ा थोड़ा करके। अच्छा। मतलब जमीन उसको सहन नहीं कर पा रही, इतना घी है। दूसरी स्पेशलिटी इसका ये है कि आप जैनिस के काफी मंदिर देखोगे, कहीं रेड स्टोन पे, कहीं येलो स्टोन पे, कहीं मार्बल पे हाथ का काम होता है। हाँ। ये एकमात्र मंदिर ऐसा है जो पूरा कलरफुल है। अच्छा। अंदर से पेंटिंग है, वो गोल्ड पेंटिंग है और तकरीबन 250 साल पुरानी पेंटिंग है। हर अच्छा। 10 साल के बाद, 15 साल के बाद उसका मेंटेनेंस किया जाता है। ये मंदिर क्यों बनाया गया, इसमें घी क्यों डाला गया, दोनों का अलग अलग हिस्ट्री है। मेरा नाम अयूब है, मैं पिछले 30 साल से इस मंदिर में आ रहा हूँ। अभी जो इस मंदिर में जो पुजारी है इसकी 32nd जनरेशन है। इससे पहले इनके पिताजी इसी मंदिर में थे, तो वो जो हिस्ट्री बताया करते थे मैं आपको वही बता रहा हूँ। ये मंदिर सर इसलिए बनाया गया कि बीकानेर से 15 किलोमीटर दूर एक गाँव है नाल। ये तो सेठ है, इसका घी का दुकान था और ये नाल के रहने वाले थे। तो एक बार कोई साधु महात्मा वहां से गुजरे, ये दुकान में बैठे होते, इन्होंने कोई चीज कोई रखने के लिए दिया कि बोला ये रखो बेटा, वापस अगर ले लेगा। वो था मणि समझते हैं, पारस पत्थर। हाँ। वो जिस चीज को छुए सोना बन जाता है। जब 2 साल के बाद घूमकर वापस आया, उसने वो चीज मांगा तो सेठ का नीयत खराब हो गया। बोला कि मेरे पास नीयत खो गया है। अच्छा। तो वो बोला खोया नहीं है, तेरा नीयत खराब हो गया है। मैं लाया तो तेरे को देने के लिए था, लेकिन तेरा नीयत खराब हो गया है। तो इसने गुस्से में आकर के उसने उसको श्राप दे दिया कि तेरा वंश आगे नहीं चलेगा। आज भी इस मंदिर की जो ट्रस्टी है, उनके जो लड़की थे उनके ससुराल वाले हैं आज भी। तो बाद में उस सेठ ने उससे हाथ जोड़े कि मेरे मुझसे गलती हो, मुझे माफ कर दो। तो बोला ये श्राप तो वापस नहीं होता है। उनके पास एक गाय थी कामधेनु, जो अपने आप दूध देती है। अच्छा। बोला गाय का पीछा करो, गाय अपने आप एक दूध दे देगी, वहां एक मंदिर बना देना, आपका नाम अमर हो जाएगा। उन्होंने गाय का पीछा किया। यहाँ केवल डेजर्ट था, केवल मिट्टी थी, कुछ भी नहीं था। तो यहाँ पर आके उस गाय ने अपने आप दूध दिया, तो मंदिर का प्लानिंग किया गया। अब घी क्यों डाला गया सर, इसकी हिस्ट्री है कि वो सेठ बिल्डर से बात कर रहा था कि हमें यहाँ से 15 किलोमीटर दूर एक मंदिर बनाना है, अपने दुकान के अंदर बैठ करके, और घी से रोटी खाना था। कटोरी में घी डाल के रोटी खाना था कि भाई इसमें ईंट बजरी चूना क्या चाहिए वो सब लिख दीजिए, ताकि हम व्यवस्था कर देंगे इतने दूर। तो सडनली क्या हुआ, एक मक्खी घी में गिर गई। अच्छा। उस कटोरी के अंदर। तो सेठ ने उस मक्खी को निकाल करके उस पर जो घी लगा था वो अपने चमड़े का जूते था उस पर लगा दिया। तो बिल्डर ने सोचा नहीं, इतनी बड़ी मंदिर की प्लानिंग कर रहा है ये, और थोड़ा सा घी जूते में लगाया, सॉरी मक्खी में लग गया, वो भी अपने जूते में लगा दिया। तो उसने उसे उसके एग्जाम लेने के लिए, परीक्षा लेने के लिए बोला कि सेठ जी मंदिर तो बन जाएगा, लेकिन ये मंदिर है इसलिए इसके फाउंडेशन में घी चाहिए। बोला कितना चाहिए? बोला 1000 कुपी। पहले 1 मन का 1 कुपी होता था। अच्छा। यानी 40,000 kg। तो सेठ ने बोला मंदिर तो बनाना ही है। उसने आसपास के गांव से यहाँ से घी का इंतजाम किया। जब मंदिर बनाना चालू किया, इसके फाउंडेशन में घी डाला गया। जब 20-25,000 kg घी डाला गया तो उस बिल्डर ने हाथ खड़े कर दिए कि सेठ जी बस और नहीं चाहिए। तो सेठ ने बोला भी जो चीज भगवान का नाम चाहिए ना वो इसी में लगा दो, मुझे नहीं चाहिए, आप इसका फाउंडेशन थोड़ा और ऊपर ले लो और सारा घी इसी में डाल दो। अच्छा। तो बिल्डर भी आश्चर्य करने लग गया कि उस दिन मक्खी ने थोड़ा घी लिया, वो भी अपने जूते में लगा रहा था, और आज 20,000-25,000 घी के नहीं बोल रहा इसी में डाल दो। तो उसने उसको स्पष्ट बोला कि उस दिन तो मक्खी घी में गिरी थी और उसका घी आपने अपने जूते में लगाया था। ये देख करके मैंने आपके एग्जाम लेने के लिए, परीक्षा लेने के लिए बोला था। सेठ ने बोला तू मूर्ख आदमी है, अगर मैं उस मक्खी को निकाल के ऐसे जमीन से बाहर गिराऊंगा तो जहां जहां घी का छिट्टा लगेगा वहां कीड़ी आएगी और हमारे पाँव के नीचे कितनी कीड़ी मरेगी। तो मैंने तो ये अनेक जीव हत्या रोकने के लिए ऐसा किया था। तो ये इस गलत फहमी इसका फाउंडेशन घी में बनाया गया है। ये इसके साथ रियल हिस्ट्री। अगर कोई ये बोलता है कि उसमें पानी की कमी थी तो जो आदमी घी का इंतजाम कर सकता है वो पानी का भी कर सकता है, ठीक है ना। तो कभी भी ये बात मत मानना, इसकी रियल हिस्ट्री इसके लिए ही है। ठीक है सर, थैंक यू सर। दोस्तों इसके साथ साथ ये मंदिर काफ़ी खूबसूरत है और बीकानेर शहर के अंदर स्थित है। इस मंदिर में वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है, लेकिन आप फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं। तो आप मंदिर के अंदर की कुछ फ़ोटोज़ देख सकते हैं। मंदिर की जो खूबसूरती है वो देखते ही बनती है। हम वीडियो शूट करना चाह रहे थे, लेकिन उन्होंने हमें रोक दिया और बताया कि यहाँ वीडियो अलाउ नहीं है, इसलिए हमने वीडियो शूट नहीं करी और आप भी ऐसा ना करें। अब हम इसके मंदिर के बाहर दर्शन करके आ चुके हैं और बाहर की तरफ से हमने इसका वीडियो लिया है। देखिए बाहर की तरफ से मंदिर ऐसा दिखता है
लेकिन अंदर की तरफ से मंदिर बहुत ही कलरफुल है। अब चलते हैं आज के दूसरे मंदिर की तरफ। यह है लक्ष्मी नारायण मंदिर बीकानेर। ये मंदिर जैन मंदिर के ठीक सामने। दोस्तों, लक्ष्मी नारायण मंदिर के अंदर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी बिल्कुल अलाउ नहीं है, सख्ती से मनाई है। इवन अगर आप बाहर से भी फ़ोटो खींचेंगे तो आपको वो देखते ही फ़ोटो लेने से मना कर देंगे। तो यहाँ पर आपको अपने मोबाइल बिल्कुल पॉकेट में रख लेने हैं। और ये लक्ष्मी नारायण मंदिर के बाहर का दृश्य है। देखिए यहाँ पे कितने कबूतर हैं और इनको बाजरा डाला गया है। तो आप भी अपने साथ कुछ बाजरा ले जा सकते हैं जो आप इन्हें डालेंगे। और इसके जस्ट बगल में जो स्टेयर्स जा रही हैं, ये लोग अंदर मंदिर के दर्शन करने जा रहे हैं, जो कि एक बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। ये मंदिर की एंट्री का मुख्य द्वार है। इसकी मैं यहाँ तक फ़ोटो आपको दिखाई है, इससे आगे मैंने फ़ोटो नहीं बनाया। मंदिर के जस्ट बगल में एक दीवार है, वहाँ से खड़े होकर नीचे एक बहुत बड़ी गौशाला भी दिखाई देती है जिसमें बहुत सारी गायें हैं। और यहीं से आपको बीकानेर शहर का एक दृश्य भी दिखता है। तो यहाँ खड़े होकर मैं आपको 360 डिग्री व्यू इस जगह का दिखाता हूँ। देखिए ये पूरा शहर आपको दिख रहा है और जैसे जैसे कैमरा घूमेगा आपको लक्ष्मी नारायण मंदिर भी दिखेगा। और आप देख सकते हैं चारों तरफ का एनवायरनमेंट कैसा है। सामने गेट है, वहीं से इस मंदिर के लिए एंट्री होती है। और ये मंदिर की मुख्य दीवार है और सामने कबूतरों के पास जो है इसका प्रवेश द्वार है। दोस्तों, ये मंदिर मुख्य बीकानेर शहर से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर देशनोक नाम के स्थान पर स्थित है। हमारे गाइड के द्वारा हमें बताया गया कि इस मंदिर की बहुत मान्यता है और 25,000 से भी ज़्यादा चूहे यहाँ पर हैं। तो हमारे मन में बहुत एक्साइटमेंट थी और बच्चों के मन में डर भी था कि इतने सारे चूहों के बीच में कैसे जाएंगे। दोस्तों, यहाँ पर इतने चूहे क्यों हैं? साइंस भी आज तक इस रहस्य से पर्दा नहीं उठा पाया है। चूहों को यहाँ पर विभिन्न पकवानों का भोग लगाया जाता है और ना ही चूहों को मारा जाता है और ना ही भगाया जाता है। देखिए यहाँ पे श्री करणी म्यूजियम भी है, ये देख सकते हैं आप। हालांकि हम इसके अंदर नहीं गए, आप चाहें तो इसके अंदर भी विजिट कर सकते हैं। और ये करणी माता का मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण बीकानेर रियासत के महाराजा गंगा सिंह ने करवाया था। कहा जाता है कि माता करणी माँ दुर्गा का साक्षात अवतार है। यहाँ पर अपने शूज दे सकते हैं, ये सेवा बिल्कुल फ्री है। और दोस्तों, अगर इतिहास पर गौर करें तो 1387 ईस्वी में माता करणी का जन्म रिघुबाई के नाम से एक शाही परिवार में हुआ था। अब हम मंदिर के अंदर दोस्तों प्रवेश कर रहे हैं। देखिए कितना खूबसूरत इस मंदिर को सजाया गया है। और यहाँ से लाइन्स में अंदर जाते हैं क्योंकि यहाँ काफ़ी भीड़ होती है। तो हम दिन में लगभग 1 बजे के आसपास यहाँ पहुँचे हैं। ये काफ़ी भीड़ है, लाइन लगती है, बट डेफिनेटली इतना दूर आए थे तो दर्शन तो करके हम जरूर जाते। तो हम लाइनों में लगे हुए थे और आपके चारों तरफ जैसे आप मंदिर के गेट के अंदर जाएंगे आपको बहुत सारे चूहे दिखने शुरू हो जाएंगे। इन्हें काबे भी कहते हैं। देखिए लोकल लैंग्वेज में इनको काबे कहा जाता है। और यहाँ जगह जगह बोर्ड लगे हैं कि पैरों को खिसका के चलें ताकि कोई काबा आपके पैर के नीचे ना आ जाए। और ये चूहे किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, किसी को कुछ नहीं कहते। देखिए पूरी लाइन बनी है, कितने लोग हैं यहाँ, हजारों के हिसाब से चूहे हैं, बट ये किसी को कुछ नहीं कहेंगे। दोस्तों, यहाँ पर ये जो चूहे हैं, इतने 25,000 से ज़्यादा चूहे होने के बाद भी कभी कोई दुर्गंध नहीं आती। और आज तक सैकड़ों वर्षों से चूहे यहाँ पर हैं, कभी भी चूहों से रिलेटेड कोई भी बीमारी यहाँ पर नहीं फैली है। लोगों की बहुत आस्था है। दोस्तों, कहा जाता है कि करणी माता का सांसारिक मोह माया से लगाव जल्दी छूट गया था और वो तपस्वी का जीवन जीने लगी थी। इसी दौरान उनके आसपास के गांवों में उनकी धार्मिक और चमत्कारिक शक्तियों की ख्याति काफ़ी फैल रही थी। दूर दूर से लोग यहाँ पर आने लगे थे। कई इतिहासकारों का तो यहाँ तक मानना है कि माता करणी 151 साल तक जीवित रही। तब से आज तक लोग श्रद्धापूर्वक उनकी पूजा करते हैं। कहा जाता है कि मंदिर में जो चूहे हैं ये माता करणी के वंशज हैं। शाम को मंदिर में जब संध्या आरती होती है तो सारे चूहे बिलों से बाहर आ जाते हैं। इतने चूहे होने के बाद भी यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होती और ये चूहे किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुँचाते, किसी सामान को कोई नुकसान नहीं पहुँचाते। और दोस्तों, यहाँ ऐसा भी माना जाता है कि इतने सारे काबों के बीच में यदि आपको कोई सफ़ेद चूहा दिख जाए तो ये शुभ माना जाता है, क्योंकि सफ़ेद काबे का मतलब है कि जल्दी आपको कोई गुड न्यूज मिलने वाली है। तो इसलिए लोग यहाँ पर सफ़ेद चूहों को देखते हैं, ताक में रहते हैं, लेकिन ऐसे वो दिखेगा भी नहीं। वो बाय चांस की बात है कि इतने हज़ारों चूहे में कुछ सफ़ेद चूहे हैं वो कभी आपके सामने आ जाए। आप लाइन देख सकते हैं, कितनी लंबी लाइन है और इससे पता चलता है कि इस मंदिर की मान्यता कितनी है। और आपको बता दूं, इस मंदिर में जो प्रसाद वितरित होता है, जब हम वहाँ पे गए तो प्रसाद भी काजू कतली का वितरित किया जा रहा था। तो आप समझ सकते हैं कि लोग कितनी भावना यहाँ के लिए रखते होंगे। तो देखिए ये मुख्य मंदिर है, तो यहाँ तक आप आए हैं। अगर आप यहाँ पर वीडियो बनाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 30 रुपीज़ की एक स्लिप कटवानी होती है, तब आप यहाँ पर वीडियो बना सकते हैं। ये देखिए अब हम मंदिर से बाहर आ रहे हैं दर्शन करके, और यहाँ हर जगह चूहे हैं। आपके पैर के नीचे भी फट्टे लगे हुए, उन फट्टों के नीचे देखिए कितने सारे चूहे घूम रहे हैं और इनके ऊपर से होके आप जा रहे हैं। कई बार ये चूहे आपके पैरों में भी आ जाते हैं,
पर ये आपको किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। आप देख सकते हैं चूहे किस तरह से चल रहे हैं, और ये अपने आप में एक अलग अनुभव था। ऐसा एक्सपीरियंस आपको दोबारा मिलेगा नहीं। यहाँ आने से पहले हम काफ़ी डर रहे थे, बट यहाँ आने के बाद हमारा सारा डर खत्म हो गया इन्हें देख करके। और दोस्तों बच्चे, स्पेशली एंजल तो बहुत डर रही थी। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि कैसे चूहा और कबूतर एक साथ खाना खा रहे थे, और अभी आप देख सकते हैं कितने सारे चूहे यहाँ पर कैसे दूध पी रहे हैं। इट हैपन्स ओनली इन इंडिया। यहाँ हर एक चीज़ के पीछे एक विश्वास छुपा हुआ है। और एक खास बात है, ये चूहे मंदिर को छोड़ के कहीं नहीं जाते। अदरवाइज चूहे की टेंडेंसी होती है वे इधर उधर भागता है, लेकिन ये 25,000 चूहे हमेशा इस मंदिर में ही रहते हैं। इसका जो मुख्य द्वार है इसके अंदर रहते हैं, मंदिर के आसपास प्रांगण में रहते हैं, लेकिन ये छोड़ के कहीं नहीं जाते हैं। तो दोस्तों अगर आप बीकानेर आ रहे हैं तो 30 किलोमीटर दूर देशनोक नाम की जगह पे ये एक्सपीरियंस जरूर करें। इस मंदिर में माता के दर्शन करके जरूर जाएं। अभी हम हैं बीकानेर में और हम आए हैं कैमल रिसर्च सेंटर में। कैमल फार्म भी इसे कहते हैं। और ये टिकट काउंटर है। अंदर जाने का टिकट, कैमल राइडिंग का टिकट और ऊँटनी के दूध से बने जो उत्पाद हैं उनका टिकट भी आपको यहीं से मिलता है। तो आप देख सकते हैं कौन कौन से टिकट आपको लेने हैं। ये टूरिस्ट मैप भारी दिया गया है क्योंकि ये फार्म बहुत बड़ा है और 2000 एकड़ में फैला हुआ है। तो आपके गाइडेंस के लिए मैप लगा हुआ है, इसको आप देख लें अंदर जाने से पहले, और उसके बाद फिर आप अंदर जाएं तो आपको ढूंढना आसान रहेगा कौन सी चीज़ कहाँ पर है। 50 रुपीज़ पर पर्सन के हिसाब से यहाँ पर टिकट है, और अगर आप कैमल राइड करते हैं तो उसके 100 रुपीज़ पर पर्सन के हिसाब से टिकट है। और बाकी अगर आप कोई कैमल के दूध से बना प्रोडक्ट या कुछ भी ऐसा इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको टिकट यहीं से लेनी है। और दोस्तों हम एंट्री गेट से हम एंट्री करते हैं। It is National Research Center on Camel, Bikaner, which is a premier research center of the ICAR, Indian Council of Agricultural Research. दोस्तों इस रिसर्च सेंटर के अंदर आप डिफरेंट ब्रीड के कैमल्स देख सकते हैं, उनका बिहेवियर देख सकते हैं। यहाँ पर कैमल म्यूजियम भी बनाया गया है, और सबसे अट्रैक्टिव है यहाँ का कैमल मिल्क पार्लर, यानी जहाँ से आप कैमल के दूध से बने उत्पाद जैसे चाय, कॉफ़ी, आइसक्रीम इत्यादि ले सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर जब आप विजिट करेंगे तो यहाँ टूरिस्ट के लिए डेजिग्नेटेड प्लेस है, एक पाथ है, वहीं पे आप जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप कहीं पे भी चले जाएं, बिकॉज यहाँ पे कई सारी लेबोरेटरीज भी हैं जिनके अंदर जाना टूरिस्ट लोग को अलाउ नहीं है। दोस्तों बिना प्रायर परमिशन के यहाँ जो साइंटिस्ट हैं उनके साथ किसी भी प्रकार का इंटरेक्शन करना भी टूरिस्ट के लिए अलाउ नहीं है। दोस्तों इसे हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय ऊष्ट अनुसंधान केंद्र बीकानेर, जो कि मेन बीकानेर सिटी से लगभग 8.5 किलोमीटर की दूरी पर जोड़बीड़ क्षेत्र में स्थित है। दोस्तों इस अनुसंधान केंद्र को 20 सितंबर 1995 को यह नाम यानी राष्ट्रीय ऊष्ट अनुसंधान केंद्र का नाम मिला है, जबकि 1984 में इसकी स्थापना ऊंट निदेशालय के रूप में की गई थी। यहाँ पर दोस्तों एक प्रदर्शनी स्थल है जिसके अंदर ऊंट बनाए गए हैं, यानी आर्टिफिशियल ऊंट बनाए गए हैं, देख सकते हैं। या आप कह सकते हैं कि ये आपके लिए एक सेल्फी पॉइंट है। दोस्तों कहा जाता है कि भारत में एक कुबड़िए ऊँटों की संख्या लगभग 5 लाख है, जो कि मुख्य रूप से राजस्थान, गुजरात एवं हरियाणा में पाए जाते हैं। इन पर रिसर्च के साथ साथ लद्दाख की नुब्रा घाटी के ठंडे रेगिस्तान में पाए जाने वाले 2 कुबड़िए ऊँटों पर भी अनुसंधान हेतु यहाँ पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। तो दोस्तों ये देखिए यहाँ से आपको कैमल दिखने स्टार्ट हो गए। और आपको बता दें कि कैमल्स के बहुत पास आपको नहीं जाना है, क्योंकि ये अगर झपट्टे से हाथ आपका या कोई चीज़ मुंह में डाल लें तो उसे चबा सकते हैं। इनके दांत बहुत खतरनाक होते हैं, तो कई लोगों को पता नहीं होता, वो इनके साथ पैट्स की तरह व्यवहार करते हैं, तो ये खतरनाक हो सकता है। इनके करीब ना जाएं और दूर से इनको देखें। इनके मुंह के पास अपना हाथ या मोबाइल या इस तरह की कोई चीज़ बिल्कुल ना ले जाएं। देखिए ये बाड़ा है बड़ा वाला, जिसमें कई सारी ब्रीड के कैमल हैं। इनमें कुछ बच्चे भी हैं, कुछ बूढ़े भी हैं और कुछ बड़े कैमल भी हैं। तो ये सारे कैमल्स को देखते हुए जब हम आगे बढ़ रहे थे तो हमने देखा कि इस बाड़े के बाहर भी बहुत सारे कैमल्स हैं जो कि एक साथ खड़े थे। और जब हम वहाँ पहुँचे तो सारे कैमल्स हमें देख करके हमारी तरफ आ गए, जो कि काफ़ी सुंदर लग रहे थे, बट वही
ध्यान से थोड़ा दूर रह करके आपको इन कैमल्स को देखना है, और इनको कुछ खाने पीने के लिए ऐसा कुछ भी नहीं डालना। ये देखिए, देखते ही हमारे पास आ गया एक कैमल, और इसे देखते ही वो एक एक करके सारे हमारे पास आने लगे। तो डेफिनेटली ब्यूटीफुल तो लगते ही हैं, बट इनके साथ पैट की तरह व्यवहार नहीं करना है। अब देखिए, इनकी गर्दन चूंकि ये जो जाल लगा हुआ है इससे बाहर आ रही है, तो आपको उतना डिस्टेंस मेंटेन करना है कि इनकी गर्दन से आप पीछे रहें, इनके मुंह के दायरे में आप या आपका मोबाइल ना आए। देखिए, अभी सर्कल बनाने लगे हैं ये देखिए, सब अलग अलग ब्रीड के कैमल आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जनवरी में बीकानेर में कैमल फेस्टिवल भी होता है, जिसमें देश विदेश से लाखों पर्यटक आते हैं, देखते हैं। और इसी वजह से जो बीकानेर है ना, इसको कैमल कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। और आप ये कह सकते हैं कि इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट कैमल रिप्रोडक्शन फार्म इन एशिया। तो हमने यहाँ से 2 टिकट लिए हैं। छोटा बच्चा है, अगर आप छोटे बच्चे का टिकट लेते हैं तो उसके साथ एक बड़ा बच्चा बैठ सकता है, या बड़ा व्यक्ति भी बैठ सकता है, कोई एडल्ट भी बैठ सकता है उस टिकट में। छोटे बच्चे को अकेले बैठना अलाउ नहीं है अगर वो 5 साल से कम का बच्चा है। तो एक छोटे बच्चे को हमने बिठाया तो उसके साथ एक बड़ा बैठ गया, और एक और बंदा बिठाया, तो हमने 2 टिकट लिए हैं। 2 टिकट में तीनों लोग इसमें बैठे हैं। 200 रुपीज़ का टिकट है। और अभी चल पड़ी हमारी ऊँट की सवारी। पापा अपन तो कैसे आ गए? दोस्तों, यहाँ पर 2 ऊँट हैं, मतलब अगर आप 4 लोग हैं तो एक साथ 2 ऊँट भी चल सकते हैं। तो आप आमने सामने से एक दूसरे की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी भी कर सकते हैं। हालांकि हमने तो एक ही ऊँट किया था क्योंकि 2 ही लोगों को बैठना था, तो हमने तो वैसे वीडियोग्राफी कर ली। बट अगर आप 4 लोग हैं तो दोनों ऊँटों पे साथ पे बैठ के भी आप एक दूसरे के फोटो वीडियोज कर सकते हैं। बाकी ऊपर ले जाकर के अंकल जी भी रोकते हैं ऊँट को और आपकी फ़ोटोज़ वगैरह खींच देते हैं। अगर आप अकेले हैं, 2 ही जने हैं, तो ये अंकल जी भी आपको जो है हर तरह से फ़ोटो खींच देते हैं। अभी तो एक्सपर्ट हो गए हैं, भी बहुत बढ़िया फ़ोटो जिन्होंने हमारी खींची थी। तो अभी हमें वापस ले जा रहे हैं जहाँ से इन्होंने स्टार्ट किया था कैमल राइडिंग। ये ठीक सामने स्मॉल लेबोरेटरी है, लेकिन जैसे कि मैंने बताया वहाँ जाना अलाउ नहीं है। सामने कैमल म्यूजियम है, तो ये रोड पे आपको बिल्कुल सीधा चले जाना है, आपको कैमल म्यूजियम पड़ेगा। और मीनवाइल अपने रास्ते के लेफ्ट हैंड साइड में आपको एक छोटा सा ये चिल्ड्रन पार्क पड़ेगा। यहाँ पे कुछ झूले लगे हुए हैं, अगर आप इंजॉय करना चाहते हैं तो यहाँ पे वो झूले आप इंजॉय कर सकते हैं। एंड अगेन फिर हम सीधा आगे बढ़ चले कैमल म्यूजियम की तरफ। तो ये कैमल म्यूजियम बाहर की तरफ से, जहाँ खूबसूरत पेंटिंग हो रखी है, आप देख सकते हैं। और यहाँ बाहर कुछ स्टैचू भी लगाए गए हैं, ये देखिए, इसमें फेस लगा करके आप फोटोग्राफ्स भी खींच सकते हैं। तो अभी हम चल रहे हैं कैमल म्यूजियम के अंदर। तो जो लोग यहाँ पे पहली बार आ रहे हैं, पहले नहीं आए हैं, उन्हें सजेस्टेबल है कि पहले म्यूजियम घूमें, बाद में कैमल्स को देखें, तो उन्हें ज़्यादा अच्छा लगेगा और वो ऐसा महसूस करेंगे कि वो खुद को कनेक्ट कर पा रहे हैं। देखिए, ऊँट राजस्थान की शान सामने लिखा है, और यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा नेशनल कैमल रिसर्च सेंटर के बारे में जानने को। ऊँटों की अलग अलग ब्रीड्स, क्या क्या यहाँ पर होता है, क्या क्या एक्टिविटीज़ होती है, और जब कैमल फेस्टिवल होता है तब क्या क्या एक्टिविटीज़ होती है, और कैमल के जो बाल होते हैं उससे बना हुआ सामान आपको यहाँ पर मिलेगा। और भी बहुत सारे कैमल की अलग अलग चीज़ों से बने हुए सामान आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये एक म्यूजियम है, ये ग्राउंड फ्लोर पर ही बना हुआ है और बहुत ही अच्छा और शानदार म्यूजियम है। तो आराम से आप इसको देखें, यहाँ पे जो सामग्री है उसको आप पढ़ भी सकते हैं। तो ये जब आप कैमल म्यूजियम पूरा देख लेंगे, ये देखिए सामने लिखा है कि कैमल के दूध से बनी क्या क्या चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल हैं। इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें आप ध्यान से देखें, ये सब हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, कैमल की हड्डियों से बना हुआ सामान है, और कैमल जो एक्टिविटीज़ करते हैं कैमल फेस्टिवल में वो सब है। और ये देखिए, इसके नस्लें हैं, ये लेह लद्दाख के 2 कुबड़िए ऊँट हैं, और बहुत सारी चीज़ें। देखिए, वस्त्र बने हुए हैं ऊँटों के बाल से, ये देख सकते हैं आप। ये सारी चीज़ें आप जनरली नहीं देख पाएंगे। तो ये सब चीज़ें देख करके, पूरा म्यूजियम देख करके हम बाहर आए। कैमल म्यूजियम है, इसको पूरा एक्सप्लोर करने के बाद बस आपको यहाँ से राइट साइड चले जाना है। चलेंगे, रास्ते में आपको वॉशरूम वगैरह भी मिल जाएंगे। ये देखिए, जन सुविधाएं लिखा है, अगर आप यूज करना चाहते हैं, और उसके बाद आप एग्जिट की तरफ बढ़ चलेंगे। दोस्तों, यह है देवकुंड सागर बीकानेर, ये एक पवित्र स्थल है। ये स्थल बीकानेर रेलवे स्टेशन से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ अंदर जाने से पहले आपको जूते चप्पल बाहर ही खोल देने हैं। वहाँ पर कुछ स्लीपर रखे हैं, उनको आप यूज कर सकते हैं, उन्हें पहन के आप अंदर जा सकते हैं। यहाँ कुछ छतरियाँ आपको रेड कलर में दिखेंगी। ये वो छतरियाँ हैं जो पुरानी है और जिन्हें लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया है, और बाद की जो छतरियाँ हैं वो सारी आपको संगमरमर की दिखेंगी। दोस्तों, देवीकुंड राजपूत शासक राव बीकाजी, उनके वंशजों और बीकानेर के शाही परिवार के अन्य सदस्यों को
अमर करने के लिए बनाया गया एक शाही शमशान है और यह स्थल कई समाधि स्थलों या स्मारकों के लिए अद्भुत है। प्रत्येक समाधि स्थल या स्मारक शाही परिवार के मृतक सदस्य की स्मृति में यानी कि याद में बनाया गया है, जिसके दोनों ओर छतरियां और एक शिला है। राव बिकाजी, उनके परपोते जेठ सिंह, राव कल्याण सिंह, महाराजा अनूप सिंह, महाराजा गज सिंह, महाराजा सूरत सिंह और बीकानेर के अंतिम शासक महाराजा करणी सिंह से शुरू होता है। दोस्तों, यदि आप सनसेट के टाइम पे यहाँ पे आते हैं तो यहाँ का नज़ारा बहुत ही अद्भुत और आनंदित कर देने वाला होता है। और यहाँ पर एंट्री टिकट 10 रुपीज़ पर पर्सन। जब आप यहाँ पर आएंगे यहाँ आपको बिल्कुल शांति मिलेगी और यहाँ का जो वातावरण है और जो शांति है वो आपका मन मोह लेगी। अधिकांश शाही समाधि स्थलों पर स्मारक पत्थरों के साथ साथ शिलालेख भी हैं। साथ ही शानदार वास्तुकला, नक्काशी, फूलों के पैटर्न और डिजाइन के साथ साथ सुंदर चित्र भी हैं। इन शाही समाधि स्थलों में मुगल और राजपूत वास्तुकला दोनों का प्रभाव दिखाई देता है। यहाँ दाह संस्कार किए गए राजपूत शासकों की पत्नियों के लिए शाही समाधि स्थल पर एक छत्र और पट्टिका है, जिसके आधार पर पैरों के निशान और सुंदर सजावट और डिजाइन है, जबकि शाही परिवार के पुरुष सदस्यों के लिए सफ़ेद छत्र हैं जिस पर उनके नाम और चित्र अंकित हैं। शाही परिवार के बच्चों के लिए छत्र सफ़ेद ब्लॉक हैं, लेकिन छत्र के बिना। देवीकुंड सागर की एक उल्लेखनीय विशेषता यह है कि इसमें 22 महिला सतियों आत्मदाह और एक सता पुरुष द्वारा आत्मदाह की समाधि है। यहाँ पर एक मंदिर भी है जो कि आप देख सकते हैं श्री दीप कुंवर सती माता के नाम से। तो दोस्तों, यहाँ मंदिर में भी आप आ सकते हैं, यहाँ दर्शन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ का जो समय है सुबह 9 बजे से शाम के 5:30 बजे तक का है। दोस्तों, ये स्थान बीकानेर के फेमस कैमल फार्म या नेशनल कैमल रिसर्च सेंटर से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो दोस्तों, अभी शाम हो गई है और हम यहाँ से बाहर आ गए हैं। अब भूख लग रही थी तो यहाँ से कुछ ही दूरी पर स्थित है द्वारिका स्वीट्स एंड नमकीन बीकानेर। ये यहाँ का एक फेमस रेस्टोरेंट है और बहुत अच्छा भी है। प्राइसेस थोड़े हाई हैं लेकिन आपको रिग्रेट नहीं होगा क्योंकि क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो यहाँ पर हमने शाम के स्नैक्स लिए। तो अगर आप भी देवीकुंड सागर आते हैं और कुछ खाना पीना चाहते हैं तो ये आपके लिए एक परफेक्ट डेस्टिनेशन होगी। यहाँ की मिठाइयाँ, स्नैक्स और सब कुछ ही बहुत अच्छा है। ये है जूनागढ़ फोर्ट का मेन प्रवेश द्वार। लिखा है इस पे करण प्रोल। यहाँ से आपकी एंट्री होती है और अगर आप यहाँ पे व्हीकल लेकर के आएंगे तो व्हीकल आपका पूरा अंदर तक जाएगा। पार्किंग इसके अंदर ही है। तो कई जो नए लोग होते हैं वो बाहर पार्किंग ढूंढने लगते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। गाड़ियाँ पूरा इसमें अंदर तक जाती हैं। दोस्तों, जूनागढ़ फोर्ट की एक खास बात है जो इसे बाकी के राजस्थान के फोर्ट से अलग बनाती है। राजस्थान में बाकी जितने भी फोर्ट हैं, चाहे वो जयपुर का नाहरगढ़ फोर्ट हो, आमेर फोर्ट हो, जयगढ़ फोर्ट हो या जैसलमेर फोर्ट हो, ये सारे पहाड़ के ऊपर हैं, ऊंचाई पर स्थित हैं। लेकिन जो ये फोर्ट है जूनागढ़ फोर्ट, इस शहर के बीचों बीच समतल में स्थित है और बिल्कुल सिटी सेंटर में ये फोर्ट है। तो बहुत इजीली आप यहाँ पहुँच जाएंगे। और देखिए, हर प्रवेश द्वार पे कुछ ना कुछ अट्रैक्शन है। और ये देखिए, यहाँ पे 2 हाथी बने हुए हैं विशालकाय दोनों तरफ। तो अब हम इस गेट से भी अंदर जा रहे हैं और ये गेट पार करते ही हमें एक ओपन एरिया मिलेगा। इसी ओपन एरिया में आपकी गाड़ी पार्क होगी। वॉशरूम भी इसी ओपन एरिया में और पूरा फोर्ट घूम करके जब आप बाहर आएंगे तो आप इसी ओपन एरिया में निकलेंगे। इंडियन टूरिस्ट का यहाँ जो टिकट है वो 150 रुपये का है और बच्चे 5 से 12 साल तक के जो बीच में हैं उनका टिकट 70 रुपये का है। और अगर आप फोटो के साथ वीडियोग्राफी भी करना चाहते हैं तो 300 रुपये का टिकट आपको अलग से लेना है। इस टिकट में आप ये फोर्ट देख सकते हैं और प्राचीना म्यूजियम यहाँ पर है वो देख सकते हैं। तो जब आप ऊपर पहुँचेंगे यहाँ से ये आपकी टिकट चेक करके आपको अंदर जाने देंगे। अब सबसे पहले आप यहाँ इस ओपन एरिया में पहुँचेंगे और यहाँ से फिर आप इस पूरे को विजिट करेंगे। दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस किले के अंदर क्या क्या है। किले को शुरू में चिंतामणि कहा जाता था और बाद में 20वीं सदी में इसका नाम बदलकर जूनागढ़ या पुराना किला रख दिया गया। जूनागढ़ किले की नींव 1478 में राव बीका ने बनवाई थी। हालांकि तब ये सिर्फ एक पत्थर के किले के रूप में मौजूद था। दोस्तों, इस म्यूजियम में एक प्लेन भी है। ये इस प्लेन के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर लिखी हुई है और ये काफ़ी बड़ा प्लेन है। इसके चारों तरफ घूम करके आप देख सकते हैं। ये सामने प्लेन है, आप देख सकते हो। और दोस्तों, ये लिफ्ट है पुराने ज़माने की। ये पूरी लकड़ी से बनी हुई है। आज की लिफ्ट पूरी आयरन की, मेटल की, स्टील की होती हैं। तो इस तरह की अलग अलग चीज़ें आपको दिखेंगी। ये झांकियाँ हैं, अलग अलग पालकियाँ भी बोलते हैं जिन्हें।
ये देखिए एक शाही कक्ष आपको दिख रहा है, और ये देखिए क्या रॉयल तरीके से इन्होंने बना रखा है, मतलब यहाँ करके ना आपको फील आएगी। और ये देखिए वेपन्स, ऐसा कलेक्शन और इतना सिस्टमेटिक कलेक्शन हमने कहीं नहीं देखा वेपन्स का। ऐसे ऐसे वेपन्स यहाँ पे देखने को मिले जो आपने कभी देखे नहीं होंगे। देखिए ये आपने मूवीज़ वगैरह में भी नहीं देखे होंगे, जो पीरियोडिकल मूवीज आती हैं वहाँ पे भी इतना कलेक्शन नहीं होता है। ये देखो, मतलब आपको आनंद आ जाएगा देख करके, अच्छा लगेगा। ये देखिए जो सूट वगैरह पहने जाते थे लड़ाई के टाइम पे, ढाल वगैरह लगाई जाती थी, हेलमेट, ये देखिए। और वेपन्स भी ऐसे ऐसे हैं ना, मतलब लगता है कि एक बार ट्राई करना है। ये देखो, ये भी आपने देखा होगा बहुत सी मूवीज़ में, पूरा लोहे का सूट है। और ये देखिए वेपन्स, कैसे कैसे हथियार हैं यहाँ, ये आप देख सकते हैं, बीच में ढाल है और आप देखिए हथियार, और बिल्कुल चमकदार हैं ये। देखिए कितनी सारी तलवारें और किस किस टाइप की तलवारें हैं। ये देखिए, इन्हें देख के तो ये लग रहा था कि क्या सोच करके हथियार बनाए होंगे। देखो बिल्कुल यूनिक, सोच करके डर लगता है ना कि इन हथियारों का यूज होता होगा तो सामने वाले का क्या होता होगा। ये देखिए तलवारें, डिफरेंट शैली की तलवारें देंगे। अब इस जगह पर गन्स रखी हैं, एक से एक गन आपको यहाँ देखने को मिलेगी, और एक गन तो इतनी बड़ी थी कि मेरी हाइट से भी ज़्यादा बड़ी थी। और ये भी देखिए, ये भी मेरी हाइट से ज़्यादा बड़ी है, लेकिन एक तो बहुत ही ज़्यादा बड़ी थी वो। ये देखिए, ये गन देखिए, ये देखिए कहाँ तक जा रही है। ये ढालों का कलेक्शन है, और ये देखिए, तो ऐसे कई सारे कलेक्शन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ये देखिए भालों का कलेक्शन है। और अब हम आगे आए, ये बहुत ही खूबसूरत था यहाँ। तो यहाँ फोटोग्राफी करने में जो मज़ा आया ना, इसकी छत देख लीजिए आप, देखिए क्या नक्काशी की गई है। दोस्तों अभी हम जिस जगह पर हैं ये एक शाही स्विमिंग पूल है। ये पूरा स्विमिंग पूल संगमरमर के पत्थर से बना हुआ है वाइट कलर में, और अंदर इसके ब्लू कलर का पेंट किया हुआ है। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत है और बहुत बढ़िया ये लगता है। ऊपर से हमने आपको यही दिखाया था उस समय नीचे। अब ये देखिए, ये पूरा गोल्डन रूम है, यहाँ चारों तरफ गोल्डन कलर है। अब हम कह नहीं सकते कि एक्चुअल गोल्ड है या फिर ये एक्चुअल गोल्ड नहीं है, लेकिन ये पूरा गोल्डन कलर से बना हुआ है, तो लगता तो ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। इसमें कुछ महल्स भी हैं इस फोर्ट्स में। एक करण महल है, एक फूल महल है, एक अनूप महल है। करण महल का निर्माण 1680 में करण सिंह ने औरंगजेब पर अपनी जीत की याद में करवाया था। फूल महल किले का सबसे पुराना महल है, जिसे राजा राय सिंह ने बनवाया था। अनूप महल का उपयोग राज्य के प्रशासनिक मुख्यालय के रूप में किया जाता था। अब आप देख सकते हैं ब्लू कलर का रूम है, और क्या फील दे रहा है ये। इसकी छत आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत है, और क्या पेंटिंग है, मतलब पूरी वाइब्स इन्होंने यहाँ पर दी हैं। तो अब हम एग्जिट की तरफ जा रहे हैं। यहाँ से स्टेयर्स उतरती हैं। जो हमने टिकट ली थी उसमें दो चीज़ों के टिकट इन्वॉल्व थे। एक तो था आपका म्यूजियम का टिकट, जो हम ये पूरे फोर्ट में भी देख के आए हैं, इसे म्यूजियम में तब्दील कर दिया गया है। और दूसरा था हमारा एक प्राचीना म्यूजियम, जो अलग म्यूजियम है, देखिए बोर्ड लगा है। तो दो टिकट थे, एक फोर्ट का टिकट था, फोर्ट भी अभी एक म्यूजियम के रूप में ही है, और एक है प्राचीना म्यूजियम। तो अब हम जा रहे हैं प्राचीना म्यूजियम देखने। और हमने यहाँ वीडियोग्राफी के लिए भी टिकट लिया था, तो उसका टिकट अलग से, जैसे आपको बताया 300 रुपीज़ का आपको टिकट लेना पड़ेगा यदि आप वीडियोग्राफी करना चाहते हैं और फोटोग्राफी भी करना चाहते हैं। तो हमारे पास वही 300 वाला टिकट है, दैट्स वाई ये हमें यहाँ पे वीडियोग्राफी अलाउ कर रहे हैं। अदरवाइज़ प्राचीना म्यूजियम के अंदर ये आपको वीडियोग्राफी नहीं करने देंगे, फ़ोटो वगैरह आप खींच सकते हो। तो ये देख सकते हैं आप, प्राचीना म्यूजियम के अंदर भी ये काफ़ी सारी एंटिक चीज़ें रखी हुई हैं। डिफरेंट टाइप के हैंड फैन है, और भी कई सारे एंटिक आइटम हैं, और काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी भी आपको देखने को मिलेंगी जो यूजुअल देखने को नहीं मिलती। देखो चौपड़ का गेम भी रखा है, और ये ढाल, और ये देखिए ये एक मंदिर का डिज़ाइन बनाया हुआ है, मे बी ये लकड़ी का है, और ये गिलास है कांच के। मतलब यहाँ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको एक्चुअल में आपको देखने में ही मज़ा आएगा, वीडियो उनको जस्टिफाई नहीं कर पाएगा। बहुत ही सुंदर सुंदर ये देखिए कैमल, एलिफेंट, राजा महाराजा की मूर्तियाँ, ये देखिए बहुत ही अच्छा है।
ये आप देख सकते हैं, ये वीरता दिखाई गई है। और ये जो शीशा है ना, ये देखने में इतना खूबसूरत है कि वीडियो में आपको पता नहीं चलेगा, आप इसके सामने जो है फ़ोटोज़ खींचेंगे। अभी हम इसके दूसरे पार्ट में चलते हैं, तो हम यहाँ से एंट्री कर रहे हैं। और इस पार्ट के अंदर क्या है, इस पार्ट के अंदर आई थिंक कपड़े हैं अलग अलग तरीके के, जो राजस्थानी कल्चर के कपड़े होते हैं। ये सब कपड़े यहाँ पे रखे हैं उस टाइम के, जिन कपड़ों को पहले पहना करते थे राजा महाराजा लोग। तो ये सारे कपड़े आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे और एक काफ़ी बड़ा कलेक्शन है। ये देखिए, ये लहंगा है। और इस तरह का म्यूजियम भी हमने पहली बार ही देखा। ऐसा कोई म्यूजियम अभी तक हमने नहीं देखा जिसमें इस तरह से पुराने कपड़ों का कलेक्शन हो। कपड़े भी काफ़ी अच्छे हैं। एक्चुअली जब हम म्यूजियम के अंदर जाते हैं तो वहाँ पे काफ़ी अंधेरा रहता है, तो वीडियो में फ़र्क आ जाता है, वीडियो क्वालिटी में। और सिल्वर और गोल्ड की प्लेटें होती थी जिसके अंदर वो खाना खाते थे, उसके पीछे काफ़ी टेक्निकल रीजन भी होते थे। अब है रंगबाजी लिखा हुआ है, तो अब इस पार्ट में जाते हैं, देखते हैं रंगबाजी में क्या है। तो रंगबाजी में शीशे के अंदर देखो इन्होंने बेडरूम बनाया हुआ है और ये बहुत ही खूबसूरत है। जितना आपको वीडियो में दिख रहा है इससे कई गुना ज़्यादा खूबसूरत ही आपको लगेगा जब आप खुद यहाँ पर जाएंगे। तो आप जो राजस्थान में जाते हो मेनली फोर्ट्स देखने जाते हो, और उन फोर्ट्स के टाइम पे जो लोग रहते थे, जो राजा महाराजा रहते थे, उनकी जीवन शैली को देखने के लिए म्यूजियम बनाए गए हैं। उनके द्वारा जो उपयोग में की गई चीज़ें हैं वो सारी यहाँ पर रखी गई हैं। और एक हॉर्स का स्टैचू है, ये एक गाय की स्टैचू है। और फिर देखिए यहाँ पे कितनी बढ़िया रंगबाजी की गई है। रंगबाजी मतलब ये जो इन्होंने कलाकारी और पेंटिंग कर रखी है दीवारों पे, इसकी बात कर रहे हैं। ये बहुत ही बारीक है, देखने में तो बहुत कॉमन लगती है, खूबसूरत तो लगती है, लेकिन आप सोचिए करी कैसे होगी। तो ये खूबसूरत कलाकारी यहाँ पर है। तो अब ये पूरा प्राचीना म्यूजियम देखने के बाद हम स्टेयर से नीचे उतर रहे हैं। इस गेट से बाहर आने के बाद आप उसी ओपन स्पेस में वापस आ जाएंगे जहाँ आपकी गाड़ी पार्क थी। और यहाँ से फोर्ट का नज़ारा भी बहुत ही अच्छा दिखता है। अब यहाँ से देखिए आप ये फोर्ट कैसा दिखता है। ये देखिए काफ़ी भव्य ये फोर्ट है, ये आप देख सकते हैं। और कबूतर भी आपको नज़र आ गए होंगे। तो समय समय पे ये कबूतर का फ्लॉक जो है, झुंड यहाँ से उड़ता रहता है। तो दोस्तों अगर आप बीकानेर आ रहे हैं तो ये बीकानेर का मेन अट्रैक्शन है। दोस्तों फाइनली हम बच्चों वाली जगह आ चुके हैं, मेला, और अब हम मेले के अंदर चल रहे हैं। तो हमारे होटल के निकट ही एक ग्राउंड में ये मेला लगा हुआ था, तो हमें लगा ये मेला एक्सप्लोर कर लें, क्योंकि मेले में जो मज़ा आता है वो बात ही अलग होती है। आप देख सकते हैं कितने सारे झूले और नाइट व्यू है, तो हर एक झूला कितना अट्रैक्टिव लग रहा है। तो यहाँ पर हमने बहुत मज़े किए और इसके साथ साथ यहाँ पर फूड ऑप्शंस भी बहुत सारे थे, स्ट्रीट फूड के हर आइटम, क्योंकि बीकानेर अपने स्ट्रीट फूड के लिए काफ़ी फेमस है। तो ये जो मेला है ये काफ़ी अच्छा और काफ़ी बड़े स्तर पर यहाँ लगा हुआ था। देखिए पान, इनके पास इतनी वैरायटी के पान थे कि मज़ा आ गया। ये देख सकते हैं आप, स्मोक पान, वेनिला पान, फायर पान और सब चीज़ें देखिए, मोमो, चाउमीन, स्प्रिंग रोल, फ्रेंच फ्राइज। तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे एंजॉय करी और काफ़ी मज़ा लिया है इस मेले का। आपको जानकर हैरानी होगी कि बीकानेर में और भी कई सारे मेले लगते हैं, जैसे कि कोलायत मेला, पुनरासर हनुमान मेला, बीकानेर ऊंट महोत्सव, कतरियासर का मरु मेला, तीज मेला, शिवबाड़ी मेला, नरसिंह चतुर्दशी मेला, सुजन देसर मेला, केनियार मेला, जेठ भुट्टा मेला, और इसके अलावा भी बहुत सारे मेले लगते हैं। यानी मेलों की सिटी आप इसे कह सकते हैं। ये देखिए आइसक्रीम बन रही है, फ्रूट आइसक्रीम, और काफ़ी सारे टॉयज की शॉप भी थी, तो बच्चों ने यहाँ से टॉयज भी लिए, और काफ़ी सारी कपड़ों की शॉप भी थी और बहुत सारी चीज़ थी। हालांकि हमने कपड़े नहीं लिए क्योंकि ऑलरेडी हम बहुत सारे कपड़े खरीद चुके